नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आदर्श पल गुप्ता। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, 2 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में एवलांचेस में हमारे 7 जवान शहीद हो गए और उनमें से 3 जवान जम्मू के थे। जम्मू का इतिहास रहा है, डोगरों का इतिहास रहा है हमेशा कुर्बानियां देने के। कल जब जम्मू में यह खबर आई कि जम्मू के 3 जवान वहां शहीद हो गए हैं, तो पूरे जम्मू में एक मातम छा गया। इससे पहले उनके घर वालों को यह खबर मिली कि वो अवलांचेस में फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उनके घर में पूजा पाठ चल रही थी, भगवान का नाम लिया जा रहा था और दुआएं कर रहे थे। वो भी नहीं, पूरा जम्मू, कि एक अच्छी खबर आए और पता चले कि हमारे जवान जिंदा हैं। लेकिन बदकिस्मती कि ऐसी खबर नहीं आई। खबर यही आई, वो सातों के साथ वहां शहीद हो गए। और एक बहुत बड़ा मुश्किल समय था वो, जब उनके घर वाले एक थोड़ी सी आशा लेकर बैठे थे कि शायद हमें एक अच्छी खबर मिले। उनको ये बताना कि आपके बच्चे, आपका बेटा, आपका भाई या पति रहा नहीं, वतन पे शहीद हो गया है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे हम कर्नल वी.के. शाही जी से। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कर्नल साहब, कोई ऐसा विंटर का सीजन नहीं होता जब ये अवलांचेस में हमारे जवान फंस नहीं जाते हैं। हर बार कहीं ना कहीं से ऐसी खबर आ ही जाती है और बहुत टफ ड्यूटी होती है इनकी, बहुत मुश्किल होती है। जब रास्ता सब जगह से कटा होता है, वो बेचारे अपनी सरहदों की रखवाली करने के लिए भारी बर्फबारी में भी बाहर रहते हैं। लेकिन कल जो सामने आया, पूरे देश में तो था ही, लेकिन जम्मू में बहुत बड़ा मातम था। जम्मू के 3 नौजवान इसमें शहीद हो। आदर्श जी, बहुत सही कहा आपने। पहली बात तो ये कि जम्मू खित्ते का ये एक धर्म सा रहा है युद्ध, और देश के लिए प्राणों की आहुति देना जम्मू वासियों के लिए, डोगरों के लिए। और जब मैं डोगरा कहता हूँ, उसमें सभी प्रजातियां शामिल हैं, मुस्लिम डोगरा, सिख डोगरा। इसका धर्म से संबंध नहीं है, डोगर देश के रहने वाले डोगरे। तो युग युगांतर से ये अपने प्राणों की आहुति देश के लिए देते आए हैं, देते रहेंगे आज भी, आने वाले समय भी। और वो स्नो अवलांच हो, वो और कोई विपदा हो, या वो शत्रु से लोहा लेना हो, डुग्गर प्रदेश पीछे न रहा है, न रहेगा। ये एक बात है। मृत्यु दुखद होती है और मृत्यु इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको लौटाया नहीं जा सकता। ये ऐसा गेम नहीं है कि चलो फिर से एक बार कर ले ट्राई। मैं हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में रहा, स्नो अवलांच में ट्रेनिंग लिया, और 2 मुझे जीवन में मौके मिले रेस्क्यू ऑपरेशंस में जाने के भी। एक बार कुछ ज़्यादा कामयाबी हुई, एक बार कम कामयाबी हुई। कुछ लोगों को बचा पाए, कुछ को नहीं बचा पाए। वो 3 साल बाद जब बर्फ़ पिघलने पर नज़र आए, चिलकों की उड़ान की वजह से दूर जाकर देखा, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी बॉडीज़ ऐसी फ्रेश थी, डीप फ्रीज बर्फ में पड़ी, कि उसको थोड़ा सा छेड़ो तो उठ के बैठ जाएगा। बहुत दुखद होता है। इसी तरह एक लद्दाख रीजन में 13 साल बाद बॉडी मिली थी, उसके चेहरे पे वही मासूमियत,
वही जवानी थी। उसके तो खैर पिक्स देखे थे हमने कि बच्चा शायद सोया है, नौजवान लद्दाखी था लड़का। तो ये दुखद है, बहुत दुखद है। ऐसे आने वाले दुख को टाला नहीं जा सकता, उस मृत्यु को लौटाया नहीं जा सकता, पर इस देश, इस राज्य, इस यूनियन टेरिटरी का ये फर्ज बनता है कि वो जो ब्रेड अर्नर जिस घर से चला गया, उस परिवार का भार अब हम शेयर करके उठाएं, हम संभालें, सरकार सामने आए। कर्नल साहब, ये जो बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बाद में उसके बाद वो मेन जो मेरा आज दिल को जो टच किया बहुत बड़ा, उस प्रश्न पे मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप वार डेकोरेटेड इंडिया के डायरेक्टर हैं, JNK के और लद्दाख यूटी के भी, और पिछली 7 टर्म से 3 टर्म से यहाँ 7 terms of 3 years, 3 years 21 साल और अनअपोज्ड है जी। सबसे पहले मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, जो वार डेकोरेटेड इंडिया क्या है? आदर्श जी, वॉर डेकोरेटेड इंडिया एक यूनिक सी ऑर्गेनाइजेशन है जो विक्टोरिया क्रॉस सोसाइटी नाम से प्रथम महायुद्ध के समय खड़ी हुई थी। और इसमें विक्टोरिया क्रॉस, मिलिट्री क्रॉस और ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ वॉर मेरिट के जो लोग थे, उन्हीं लोगों को सदस्यता दी जाती थी। स्वतंत्रता के बाद कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने सबने अपनी अपनी संस्थाएं अपने अपने नाम से बनाई, और भारत में जो संस्था कंटिन्यू होकर रीनेम हुई, उसका नाम है वॉर डेकोरेटेड इंडिया। तो इसमें भारत में अब सदस्यता लेने के लिए किसी भी व्यक्ति, या आमतौर पर ये पुरस्कार मरणोपरांत मिलते हैं, या उसकी वीर नारी, हम विधवा नहीं कहते उनको, वीरों नारियों को, तो उसकी वीर नारी सदस्य ले सकते हैं अगर वो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र से सम्मानित हों। और ये सम्मान सिर्फ इंटरनेशनल युद्ध में दिए जाते हैं जी। कम से कम 2 देशों का आपस में युद्ध हो, या 2 से ज़्यादा देश भी कभी शामिल हो जाते हैं, जैसा हमने पिछली वॉर्स में देखा। ये जो लोकल पुरस्कार होते हैं, अशोक चक्र सीरीज के, शौर्य चक्र, एक वीर हैं, बहादुर हैं, सम्मानित हैं जी। पर वॉर डेकोरेटेड जो है वो सिर्फ वॉर में डेकोरेशन जो होते हैं उनके साथ संबंधित है। तो मुझे सौभाग्य मेरा 21 साल से 3 साल का टेन्योर होता है, और मुझे अब 7वां टेन्योर मेरा पूरा हो जाता। 8वां शुरू होना था अभी, पर ये कोरोना की वजह से पिछले साल हमारी मीटिंग नहीं हो सकी। तो वैसे मेरा ये समझे 7 टेन्योर पूरे हो गए 21 साल के, और 8वां अभी चल रहा है कोरोना के कारण। जी, जैसा आपने कहा कि जो शहीद हो जाता है उसके परिवार के लिए हमें सेना तो करती ही करती है, और उसके बाद जो वीर नारियों के साथ होता है वो उसके ऊपर हमने बहुत बार चर्चा भी की है, आपने भी बताया, बहुत बार बताया कि क्या कुछ होता है। लेकिन हमारे स्टेट का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे आज हृदय पीड़ा हुई वो आपके सुबह के ट्वीट से हुई। जम्मू के अंदर कोई शहीद होता है, हमारा जवान, हमारी सरकार उसे 5 लाख रुपया उस परिवार को देती है। और जो शब्द आपने लिखे हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट से 500 मीटर दूर या 200 मीटर दूर कोई शहीद होता है तो उसके परिवार को 50 लाख दिए जाते हैं। यानी कि पंजाब के में हमारी रियासत साथ जो मिलती है वो 50 लाख रुपए उन शहीद परिवार को देती है। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में सबसे नजदीक हमने जो देखा कि 100-200 मीटर पर ही ये चेंज हो जाता है। ये क्या बात है, हमारी सरकार जो है इन शहीदों की शहादत को मानती है, या
इनके पास कोई फंड्स की कमी है या इनका कुछ करने का इरादा नहीं? आदर्शी, ये मुद्दा मैंने सन 73 से उठाना शुरू किया था और आपको आश्चर्य होगा कि सन 73 में ये एक वीर चक्र को 300 रुपये सालाना देते थे। हर रियासत इसको, हर स्टेट 2 साल में एक बार मीटिंग कर कर फाइनली इसको रिवाइज करती है। आपने पंजाब की बात की, ये बच्चा, मुझे उसका नाम काटल, ये काटल बच्चा अगर माधोपुर की सीमा के 100 गज पंजाब की तरफ पैदा हुआ होता, तो बड़ी बात नहीं है, उसकी वाइफ शायद वहीं से आई हो, तो इसको 50 लाख मिलता और परिवार के एक सदस्य को रोजगार, घर का गुजारा चलाने के लिए एक गवर्नमेंट जॉब मिलती। हमारे यहाँ भी SRO है, अभी उसमें तब्दीली भी पिछले कुछ 2-4 दिन पहले हुई है, किसको देना है किसको नहीं देना है, पर इन वीर नारियों की चिंता फिर भी नहीं की गई। अब इतना बड़ा अंतर देश में आज भी है। शायद 370 तक तो हम खून का घूंट पीकर सोचते थे कि शायद यहाँ का निज़ाम ऐसा है, उनको शायद लगता था कि ये इंडिया का फौज है, जो जी इंडिया का फौज है, और ये शायद ऑक्यूपेशन फौज की तरह कश्मीर पर काबिज होकर बैठे हैं। पर 370 हटने के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद आज 22 आ गया है। क्यों हमारी यूनियन टेरिटरी के 3 गवर्नर आए चले गए, ये मुद्दा मैंने उन सबसे उठाया। ये मुद्दा सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ने पूरी डिटेल्स बनाकर भेजा और मौजूदा सरकार, प्रेजेंट मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, बहुत आदर करता हूँ, बड़े अच्छे काम किए हैं उन्होंने, बहुत तरफ उनका ध्यान गया, पर इस तरफ उनकी नज़रसानी क्यों नहीं है मुझे समझ नहीं आता। अगस्त 2017 में एक पूरा मसौदा बनाकर क्या क्या स्टेट, कौन कौन सी स्टेट कितना दे रही है, कितने हमारे लोग गिने चुने तो हैं, उंगलियों पर गिन सकते हैं नाम आप, कितने जिंदा, परमवीर चक्र तो एक ही है, महावीर चक्र 14 थे टोटल, उनमें से भी शायद 9-10 बचे हैं, वीर चक्र 37 थे, कम कम होते जा रहे हैं। क्यों इन लोगों को ये आदर नहीं दे सकते हैं? बहुत से ऐसे हैं जिनको सिर्फ रिक्वायरमेंट आदर की है, पर इन 3 जवानों को देखिए। एक जवान का किस्सा मैंने कहीं डिस्कस किया था, शहीद हो गया, 3 छोटी बहनें थी ब्याह कराने के लिए, बूढ़े माँ बाप थे, बाप की आंखें नहीं थी। ऐसी सूरत में क्या हमारी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को कोई महसूस नहीं होता दिल में, फ़र्ज़ क्या है उनका, क्या लिहाज करना चाहिए, क्या केयर करना चाहिए, जबकि देश की हर रियासत, ख़ास तौर पर वो स्टेट्स जहाँ के फ़ौजी आम तौर पर आते हैं, जहाँ फ़ौजी एक माना हुआ प्रोफेशन है, वो हर स्टेट इतना बेहतरीन उनकी केयर कर रही है। हमारे यहाँ ऐसा निरादर क्यों? हमारे यहाँ उनको ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट क्यों? ऐसा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों? आखिर क्या हम नेशनल स्ट्रीम से अब भी अलग रहना चाहते हैं? हालांकि कर्नल साहब, ये जवान हमारे इसलिए नहीं है सेना में जा रहे कि उन्हें पैसे मिलेंगे मरने के बाद, उनके परिवार की देख रेख करेंगे, ये वो तो एक उन पे जज्बा है, देश पे मर मिटने का जज्बा है, देश की रक्षा करने का जज्बा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि उनने, अगर हम जिंदा हैं, अगर हम सांस ले रहे हैं, अगर हम रात को आराम से सो रहे हैं, तो उन जवानों की वजह से ना। अगर इनमें से
कोई शहीद हो जाता है, अपने प्राणों की आहुति दे देता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस परिवार की रक्षा करें, उस परिवार की देख रेख करें, जैसा सब जगह हो रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर शहादत से भरा हुआ है ये डोगरा। कोई ऐसा गांव नहीं, यहां जाके आप देखेंगे नहीं वहां प्लेट नहीं लगी होगी जहां का शहीद हुआ है ये। घोड़ा सलाथिया में आप चले जाओ, आप गांव की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा घर नहीं जहां से शहादत ना गई हो। और उसके बाद भी आज जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, तो इन्हीं की वजह से है, इन सियासतदानों की वजह से नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बड़े कारिंदे ने होम डिपार्टमेंट के मुझे कहा कि जी यही तो मुसीबत है कि आप लोग इतने हैं। मैंने कहा आपको गलतफहमी है। पहली बात तो जिंदा बहुत ज़्यादा नहीं है, डेकोरेटेड तो बहुत कम है, वीर नारियाँ हैं, और आपको कट ऑफ लाइन की चिंता है। सेंसस कर देख लीजिए, और कहीं भी बना दो यार, जब से ये 370 हटा है कम से कम वहाँ से कट ऑफ तो कर दो। मैं समझता हूँ 47 से करेंगे तो बहुत बड़ा एरिया बन जाएगा। कारगिल वालों को काफ़ी कुछ किया भी गया था, पर काफ़ी कुछ नहीं भी हुआ था। कहीं तो कट ऑफ लाइन बनाना है, सिर्फ इसलिए तो ये कुछ नहीं है, करना नहीं चाहते हैं। नहीं, ये वोट है कि ज्यादा है? ये कोई वोट है? नहीं, वोट नहीं है, कुछ ये नहीं तो है। शहीद है, शहीद है, इन्होंने और अपने प्राणों की आहुति दी हुई है। इनकी गिनती कर रहे हो आप? ये तो गर्व करो कि आपके देश में इतने हैं जो मरने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। आदर्श जी, आज होनहार बच्चा 10 बार सोचता है क्या फौज एक अच्छा ऑप्शन है। भीड़ बहुत लगी होती है। आज भी रिक्रूटमेंट रैली अनाउंस कर दीजिए, 100 वैकेंसियां होंगी, 10,000 बच्चा आ जाएगा। वो मार बेरोजगारी की है, पर एक कैपेबल बच्चा जो कि हिम्मत रखता है, जज्बा रखता है, उसका आज के युद्ध में इंटेलेक्चुअल लेवल भी ऐसा होना चाहिए कि टेक्निकल वॉरफेयर है। आजकल गोली फायर करने से पहले भी हवा का रुख और आल्टीट्यूड, रेजिस्टेंस, ग्राउंड एंडोलेशंस, 50 चीज़ों का कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब गन फायर होती है। तो उस काबिलियत वाले बच्चे आज झिझकने लगे हैं कि क्या ये करियर ऑप्शन है। इसलिए नहीं कि मरने से डरते हैं, इसलिए कि मैं पूरा हो गया तो जैसा मैंने आपको बताया, ये मेरी 2 स्कूल जाने वाली बहनें, इनकी पढ़ाई कौन कराएगा। और उनके साथ आप ऐसा सलूक कर रहे हैं, क्यों ये ज्यादती कर रहे हैं, क्यों ये बेइंसाफी कर रहे हैं। और ये रोज बोलकर अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, सुनते आ रहे हैं हम 70 साल से, अभिन्न अंग है। क्या आप अपनी एक आंख के साथ या अपने एक बाजू के साथ एक तरह का व्यवहार और दूसरे बाजू के साथ दूसरा व्यवहार करते हैं? एक आंख में एक छोटा सा दाना कुछ गिर जाए, धूल का कण गिर जाए, क्या आप कहते हैं नहीं रहने तो, ये तो आंख दूसरी है, इससे तो दिख रहा है मुझे। कि वो पंजाब वाले को तो दिख रहा है ना, उसको दे देते हैं, ये जेएनके वाला तो किस काम का है। ऐसा क्यों? क्या उन परिवारों की मुसीबत कम होती है मैट टर्नर मर जाने के बाद? क्या देश की सरकारों की जिम्मेवारी कम हो जाती है क्योंकि वो जेएनके के बाशिंदे हैं? तो इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है आदर्श जी। और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल से मेरी ये आवाज़ माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचे। उनके जो एडवाइज़र्स हैं, फारूक साहब, मैंने उनसे भी बात किया था। हाँ जी तो सबने की है, क्योंकि ये जायज़ बात है, ना किसी ने नहीं की। मुझे ये भी खबर है कि जब ये पॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये इनसे पिछले सिन्हा साहब, जिन सबके सामने रखा गया, मलिक साहब, इन सब ने हामी भरी, वोरा साहब ने हामी भरी। हालांकि वोरा साहब कहते थे यार देखो फैसले तो सरकार लेती है। अब ये लोग क्या कहते हैं,
अब ये लोग खुद सरकार हैं, फिर ये फैसला क्यों नहीं ले सकते? ये कम से कम मेरी बूढ़ी समझ के बाहर है। और अगर ये मेरी आवाज़ माननीय गवर्नर साहब के पास बड़े आदरणीय तौर पर पहुंचती है, तो मैं हाथ जोड़कर करबंद होकर विनती करता हूँ, कृपया इनको इंसाफ दीजिए, फेयर जस्टिस दीजिए, इनको भी भारत देश का वासी होने का गर्व और सम्मान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपके पड़ोसी राज्य हैं, जब पंजाब दे सकता है, राजस्थान दे सकता है, हरियाणा दे सकता है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों भेदभाव? अरे वो कर्नल बाबू बिहार रेजिमेंट वाले, रिसेंट, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लद्दाख में जो शहीद हुए थे, उनकी धर्मपत्नी को स्टेटस देखते हुए, उनके एजुकेशन देखते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बनाया। कहाँ? डाउन साउथ में। 1 करोड़ रुपया कर्नल बाबू को दिया, उसके परिवार को। आदर्श जी, अगर मैं आज जिंदा हूँ, वीर चक्र हूँ, जिंदा हूँ, जख्म जुख्म खाकर शायद माता रानी ने बचा लिया, बच गया, मैं शहीद हो जाता, तो ये 5 लाख का एक पैकेट भिजवा देते मेरे घर। वो भी अगर अप्लाई करो और ये सर्टिफिकेट और वो सर्टिफिकेट 20 चक्कर लगाकर, अगर कोई लगाता तो, नहीं लगाता तो शायद भूल जाते। इतना अंतर क्यों? एक भारतीय वीर गति प्राप्त वाले को दूसरे भारतीय वीर गति प्राप्त वाले से इतना अंतर क्यों? और वो 370 एब्रोगेट करने के बाद मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये बातें या तो पहुंची तो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास, पर शायद जो इनके कागज़ वागज़ बनते हैं, वहाँ कुछ लोग आज भी ऐसे बैठे हैं जो कि पुराने निज़ाम, डायनेस्टिक निज़ाम में भरोसा ज़्यादा रखते हैं। तो एक बार फिर मैं एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जबकि सभी ये कहते हैं कि आप करना चाहते हैं, और ये बार बार हर चीज़ के बीच में ये बात आती है, जो बीच में बैठे हैं वो क्यों नहीं होने देते? ये भेदभाव क्यों? शहीद चला गया है, शहादत दे दी उसने, उसके पीछे क्या हो रहा है वो नहीं देख रहा। वो हमें देखना है, आपको देखना है, समाज को देखना है, ताकि आने वाले समय में शहादत देने के बाद भी हमारे नौजवान छाती चौड़ी करके ये कहें कि हमें सेना में ही जाना है, चाहे हम शहीद होकर आए। कर्नल साहब, मैं एक बार जो हर बार दोहराता हूँ, आज फिर दोहराना चाहूँगा, वो देश, वो समाज जो कि अपनी वीर नारियों को सम्मानित तौर पर देखभाल नहीं कर सकता, पूरे आदर के साथ, दया भाव से नहीं, अपना कर्तव्य समझकर उनकी देखभाल नहीं कर सकता, वो देश, वो समाज जो कि वॉर वुंडेड, जिनका पैर नहीं रहा, हाथ नहीं रहा, आंखें नहीं रही, धमाका इतना ज़ोर से हुआ, सुनना चला गया, उनको अपने कंधे पर सम्मानित रूप से उठाकर नहीं ले जा सकता। वो देश, वो समाज जो अपने गिने चुने मरणोपरांत नहीं, जो जीता जाते बच जाते हैं, महावीर, परमवीर, वीर चक्र लोग, उनको उनका पूरा आदर और सम्मान नहीं दे सकता। अगले युद्ध में उस देश को, उस सम्मान को जब विजय श्री के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, तो शायद उनका दिल साफ न रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। उम्मीद इस वक्त भी है और आशा करते हैं इस चीज़ पर बाकी राजनीति को छोड़कर सबसे पहले इसी की ओर ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।